तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन और उसके नेचर को बताया गया है। साथ ही साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो बताए गए हैं, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो बताए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसकी डेवलपमेंट हुई कैसे। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जिसे हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को भी हम देखते हैं, उसके डेवलपमेंट को ही जानते हैं कि वो चीज़ आई कहाँ से। तो ब्रिटिश कोर्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया वर द मेयर्स कोर्ट। जब ब्रिटिश शासन इंडिया में चल रहा था तब उन्होंने मेयर्स कोर्ट को इस्टेब्लिश करा इंडिया में। इन थ्री प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। और ये तीन प्रेसिडेंसी थी जहाँ पे इन ब्रिटिशर्स ने कोर्ट को इस्टेब्लिश करा था, जिसमें कि पहले थी कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। द चार्टर्स रिक्वायर्ड दीज टू गिव जजमेंट एंड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड राइट। इसमें चार्टर्स होते थे, मतलब जो जजेस होते थे वो क्या करते थे, वो जजमेंट और सेंटेंस के थ्रू लोगों को जस्टिस और राइट उनके प्रोवाइड कराते थे। These courts introduce English common law in India and law of tort is the branch of English common law। जो ये कोर्ट्स थी वो इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेसिस थी, मतलब जो भी इनका शासन करता था, मतलब जो भी इसमें मुकदमे चलते थे तो ये किसके बेसिस पे चलते थे, जो इंग्लिश लॉ थे ना उनके बेसिस पे चलते थे। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी इंग्लिश लॉ पर ही बेसिस है। जैसे कि हम जानते हैं आज तक के जितने भी हम केसेस पढ़ते हैं, जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश लॉ पर ही बेसिस हैं और उन्हीं के ऊपर बने हुए हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कंसाइंस। और ये क्या प्रोवाइड कराते थे लोगों को, जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस प्रोवाइड कराते थे ये कोर्ट्स। तो अब हमने देख लिया कि डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स कैसे शुरू हुआ। अब देखते हैं रीज़न ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया। जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया में आया था तब उसकी जो डेवलपमेंट थी वो फास्ट ना होके एकदम स्लो हुई थी, और उसके कुछ रीजंस भी थे। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ, लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, इलिटरेसी, पॉवर्टी, एक्सपेंसिव एंड डिलेटरी जुडिशियल सिस्टम। जब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ की तो हम बताते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये जजमेंट और जो प्रीवियस केसेस होते हैं उनकी जजमेंट के ऊपर बेसिस है, कि मतलब हम इसे पर्टिकुलरली एक सीरियल वाइज नहीं बंद कर सकते। जैसे कि हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये जो भी लॉ हैं ये किस में है, ये कोडिफाइड लॉ है। हमें इनमें बुकें हमें प्रोवाइड होती हैं कि हम बुक्स में से देख के इनके बारे में इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इसका कोई भी बेयर एक्ट नहीं है, पर्टिकुलर बुक्स नहीं होती, कोडिफाइड नहीं है। ये जैसे जैसे नए नए जजमेंट आती रहती हैं, कोर्ट इन्हें बताते रहते हैं, तब लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कानून बनते रहते हैं। और ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। तो यही एक रीज़न था इसकी एक स्लो डेवलपमेंट का ही, क्योंकि लोग इसे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते थे क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं था। लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, इसका मतलब ये है जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंडिया में आया तब लोगों को अपने राइट के बारे में, अपने ड्यूटीज़ के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था ना। वो राजनीति से जुड़े हुए थे ज़्यादा, उन्हें यह आता था कि अपना काम करना है, पैसे कमाने हैं और साधारण जीवन यापन करना है। तो इसलिए उनकी राजनीति से भी मतलब नहीं था, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता थे, ड्यूटीज़ नहीं पता थी, जो भी उनके ऊपर जैसा भी बिहेव करता था वो सह लेते थे। इलिटरेसी, हमें पता है कि जब इंडिया शुरू में, अभी तो कुछ समय से ही जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है, लेकिन जब पहले के ज़माने की बात करें, ब्रिटिश शासन की बात करें, उस समय जितने भी लोग थे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, और इसी की वजह से उन्हें अपने राइट्स नहीं बताते हैं। और राइट्स नहीं बताते तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक मेजर एलिमेंट जो है वो हमारे लीगल राइट ही हैं। अगर उन्हें राइट ही नहीं पता होंगे तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कैसे समझ पाएंगे और उसकी डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो ये भी एक मेजर रीज़न था। पॉवर्टी, लोग गरीब थे, वो गरीबी के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाते थे, जल्दी कम उम्र में शादी हो जाना, कम उम्र में ही काम पे लग जाना, उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं था। और ये जो सारी चीज़ें थी वो उनके राइट्स और ड्यूटीज़ पर इफ़ेक्ट करती थी, और ये ही इन सभी का प्रभाव जो पड़ा वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेवलपमेंट पे भी पड़ा। एक्सपेंसिव एंड डिलेटरी जुडिशियल सिस्टम, जो उस टाइम का जो जुडिशियल सिस्टम था वो एक्सपेंसिव भी था, साथ ही साथ डिलेटरी भी था। जो कोर्ट की फ़ीस होती थी उसे लोग पे नहीं कर पाते थे, लॉयर्स हायर नहीं कर पाते थे,
और जो जुडिशल सिस्टम था वो डिलेटरी था, मतलब आज अगर हम कोई मुकदमा डालते हैं तो उसका फैसला कब आए ये सामान्य लोगों को नहीं पता होता था। तो इसलिए वो केस करना और कोर्ट में जाने में उन्हें दिक्कतें होती थी, और वो कोर्ट में जाने के लिए साहस भी नहीं कर पाते थे। वो सोचते थे कि जो हमारे ऊपर हो रहा है, जैसा भी बिहेव है, चाहे चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो क्रूर हो, वो सह लेते थे। वो नहीं अपने राइट्स को जान पाते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मेजर रीज़न बना स्लो डेवलपमेंट का लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इंडिया में। अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें, रीसेंट ट्रेंड मतलब जो अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इंडिया में, तो वो कैसी है? जैसे कि हमने बताया, जो ऊपर दिए गए अब रीजंस हैं उन्हीं की वजह से स्लो डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ब्रिटिश शासन खत्म हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ा, पॉवर्टी कम हुई है, और इन सारी जो रीजंस हैं इन पे ध्यान दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, लोगों के थ्रू, और इन सब में डेवलपमेंट हुआ, तो जो हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो भी डेवलप हुआ। और आज देख ले जो एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन हुआ है, पॉलिटिकल राइट्स पता चले हैं लोगों को, अपने लीगल राइट्स पता चले हैं। अगर वो उनके लीगल राइट्स हार्म होते हैं तो वो उसके ऊपर लोग कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट की मांग करने के लिए, वायलेशन पे कोर्ट में जा सकते हैं, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड होगा। ये सारी चीज़ें उन्हें एजुकेशन से पता चली, पॉवर्टी कम हुई है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की भी डेवलपमेंट हुई है। अब आते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है इसके बारे में हम अगली यूनिट में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये एक मेजर कंसेप्ट है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। इंडिया कोर्ट्स हैव रिफ्यूज टू फॉलो सम ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स एज इस्टेब्लिश बाय द इंग्लिश कोर्ट इन 19th सेंचुरी। जो इंडियन कोर्ट्स थी, जब 19th सेंचुरी की बात करें तो उन्होंने जो इंग्लिश लॉ की जो भी डॉक्ट्राइंस थी, सभी तो नहीं लेकिन कुछ डॉक्ट्राइंस जो कि इंडिया में फॉलो होने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करी थी, उन्हें रिफ्यूज़ करा। क्योंकि जो इंग्लैंड की सिचुएशन है और इंडिया की सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ये है कि जो चीज़ें इंग्लैंड में अच्छे से चल पा रही हैं, सीधे सीधे काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी इंडिया में ही सीधे सीधे ही काम करें, कहीं ना कहीं दिक्कत थी। इसलिए इंडियन कोर्ट्स ने उन सारी लॉज को और डॉक्ट्रिन्स को अवॉइड करा, रिफ्यूज़ करा, जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क जजमेंट डिसीजन इन MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश न्यू डॉक्ट्रिन। कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक केस हुआ था MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जब उन्होंने एक न्यू डॉक्ट्रिन सामने लाए थे वो, और वो डॉक्ट्रिन कौन सी थी? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की थी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सेप्शन, कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं थी। एक कंसेप्ट था जिसमें कि जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉलो की जाती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया में नहीं बैठी, मतलब इंडिया में सीधे सीधे नहीं चल रही थी। इसलिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट इज़ ट्रू that in the law of torts has not been completely codified, but this work has not been completely neglected and Indian Parliament make act from time to time। कि अगर हम बात करें, ये जानना हमारे लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ये एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। इसकी जो डेवलपमेंट है ये प्रोग्रेस में चल रही है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, ये अभी कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं हुआ है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ये इसे नेगलेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है। इंडिया पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर इसके लिए कानून बनाए जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जरिए। अब ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जरिए ही भारत में आए हैं और इंडियन पार्लियामेंट ने इन्हें इनेक्ट करा है। फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1955, इंडियन करियर्स 1865, कैटल ट्रेसपास 1871, कॉपीराइट एक्ट 1972, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये वो सारे एक्ट हैं जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की वजह से हमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं जो टोर्ट है उसकी मीनिंग क्या है। द वर्ड टोर्ट हैज़ बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टोटम विच मीन्स टू ट्विस्ट। जो एक लैटिन टर्म है टोर्ट, लैटिन भाषा में इसे टोटम कहा जाता है जिसका मतलब होता है ट्विस्ट। लेकिन अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है एक रॉन्ग, गलत। वाई एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ टोर्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम देखा जाए कि जो टोर्ट की जो डेफिनेशन है वो कहीं पे भी एक्यूरेटली नहीं बताई गई है, नहीं डिस्क्राइब है। अब इसके रीजंस क्या है?
फर्स्ट रीज़न ये है कि जो ये लॉ है ये केसेस पे बेस है, कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉर्ट है ये पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ है, ये डेवलपिंग है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। सेकंड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंग्लैंड ग्रू थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो मतलब जब लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करी जाए, ये हमने इंग्लैंड से लिया है, लेकिन जब इंग्लैंड की बात की जाए तो उसमें भी ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा लॉ ऑफ टॉर्ट को डेवलप करने का। तो इसलिए आज भी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। अलग अलग जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी तरीके से लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन दी है, लेकिन एक पर्टिकुलरली एक्यूरेट डेफिनेशन इसकी कहीं भी नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ स्टिल ग्रोइंग। मैंने बताया ये डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। असेंशियल एलिमेंट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक असेंशियल एलिमेंट्स क्या है? टॉर्ट बिलोंग टू कैटेगरी अ सिविल रॉन्ग। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग मतलब अगर कोई टॉर्ट कमिट करता है, कोई रॉन्ग कमिट करता है किसी के साथ, वो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, ना कि उसे पनिशमेंट होगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे जितने भी सिविल रॉन्ग है वो टॉर्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रॉन्ग है और कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज होती हैं वो उनके बीच में कंसेंट होती है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को जानती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन टॉर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट से भी अलग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसमें दो पार्टियां एक दूसरे से को जानती हो और उनके बीच में कंसेंट से काम हुआ हो। टॉर्ट इज़ अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है टॉर्ट, क्योंकि टॉर्ट में ज़रूरी नहीं है एक दो पार्टियां एक दूसरे को जाने समझे और उनके बीच में कोई भी कंसेंट से काम हुआ है। अगर उनके बीच में कोई कंसेंट से काम हुआ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्शन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वह डैमेज होते हैं जिनमें कंपनसेशन जो भी दिया गया होता है वो पहले से तय नहीं हुआ होता। अगर वो पहले से कहीं ना कहीं तय हुआ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। नोट, देयर आर अदर राइटर हु डिफाइन टॉर्ट इन द टर्म ऑफ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ इन्फ्रिजनमेंट ऑफ लीगल राइट। कि मतलब कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने बताया है कि टॉर्ट क्या है, वो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है। अगर कोई अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता और दूसरे की जो लीगल राइट है उसे हार्म कर देता है तो वो टॉर्ट है। और टॉर्ट क्या है? राइट इन रैम है, ना कि राइट इन पर्सन। इसमें कंपनसेशन दिया जाता है इंजर्ड पार्टी को। इंजर्ड पार्टी मतलब जिसे तकलीफ हुई हो। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विनफील्ड की। इसमें करेक्शन है, विनफील्ड में जो स्पेलिंग दी गई है इसमें करेक्शन है, आप देख लीजिएगा। Tortious liability arises from the breach of duty preliminarily fixed by law. This duty is towards a person generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damage. जो tortious liability होती है इसमें जो ड्यूटी होती है पर्सन की वो पहले से ही फिक्स की गई होती है लॉ के थ्रू, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। कि मतलब लॉ में जो भी किसी की ड्यूटी दे रखी है अगर वो उसे पूरा नहीं करता, उस ड्यूटी को पूरा नहीं करता और दूसरे के लीगल राइट इससे हार्म होते हैं तो वो एक टॉर्ट बन जाता है विनफील्ड के अकॉर्डिंग। और ये एक एक्शन है जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्रिएट करता है, जिसमें कि जो भी कंपनसेशन होगा वो पहले से डिस्क्राइब नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, दोनों पार्टी के बीच में कंसेंट नहीं होगी, पहले से तय नहीं होगा। देयर शुड बी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसमें एक पर्सन है, उसकी ड्यूटी, एक पर्सन या फिर कंपनी जो भी है उसकी जो ड्यूटी होती है वो ब्रीच होती है, मतलब वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन के लीगल जो राइट होते हैं वो हार्म हो जाते हैं। दिस ड्यूटी शुड बी प्रीलिमिनरी फिक्स्ड बाय लॉ। जो भी ड्यूटी होती है वो पहले से ही किसके द्वारा फिक्स होती है? लॉ के थ्रू फिक्स होती है। दिस ड्यूटी शुड बी टुवर्ड्स पर्सन जनरली। रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ अफोरसाइड ड्यूटी शुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेज। अगर जो भी रेमेडी होगी उस ड्यूटी को ब्रीच करने की वो कैसी होनी चाहिए? अनलिक्विडेटेड होनी चाहिए, मतलब जो भी कंपनसेशन देना पड़ेगा वो पहले से तय नहीं हुआ होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेंट ऑफ टॉर्ट। जो टॉर्ट है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम देखते हैं। देयर मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय पर्सन। एक रॉन्गफुल एक्ट, जिसने अगर कोई भी किसी के साथ गलत करता है तो वो टॉर्ट में आएगा। द रॉन्ग एक्ट मस्ट बी सच अ नेचर एज टू गिवन राइज अ लीगल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन फॉर डैमेज। और जो वो रॉन्गफुल एक्ट है
वो एक ऐसे नेचर का होना चाहिए जिससे दूसरे के जो लीगल राइट है वो हार्म हो, और लीगल राइट ही हार्म होए, और इसके लिए जो भी डैमेजेस है उसका भुगतान करना पड़ेगा इंजर्ड पार्टी को। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेजेस टू अनदर। जो रॉन्गफुल एक्ट है वो दूसरे के लीगल राइट को हार्म करता है, एक डैमेज पहुंचाता है। अब देखते हैं रॉन्गफुल एक्ट होगा क्या टोर्ट के अकॉर्डिंग। द एक्ट कंप्लेंट ऑफ मस्ट बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग, कि मतलब जो पार्टी है वो कंप्लेन करती है तो उसके साथ वो रॉन्गफुल एक्ट घटा होगा कहीं ना कहीं। अ मोरल रॉन्ग, सोशल रॉन्ग और पॉलिटिकल रॉन्ग इज नॉट रॉन्ग, कि मतलब जो नैतिक रूप से गलत है, कि मतलब समाज सोचता है कि ये नहीं होना चाहिए था किसी के साथ हैं, और राजनीतिक तौर पे सोचा जाता है कि मतलब ये नहीं होना चाहिए था किसी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं टोर्ट नहीं है। टोर्ट एक एक्चुअल डैमेज पहुंचाता है किसी के लीगल राइट को अगर देखा जाए तो, और जिसमें कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, कोई अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता है और उसकी वजह से किसी अनदर पार्टी को क्या होता है, इंजर्ड हो जाती है, उसके जो लीगल राइट है वो हार्म हो जाते हैं, तो वो टोर्ट कहलाएगा, ना कि नैतिक तौर पर। ऑस्टिन हैज़ डिफाइंड लीगल राइट ऑफ गिवन लॉ एंड विच अवेल्स अगेंस्ट द पार्टी, कि ऑस्टिन डिफाइन करते हैं कि लीगल राइट क्या हैं जो कि लॉ के थ्रू दिए गए हैं लोगों को, ना कि मोरल तौर पे। राइट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइवेट राइट, पब्लिक राइट। जो हमारे राइट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्राइवेट राइट जो कि हमारे निजी अधिकार हैं, दूसरा पब्लिक राइट जो कि जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, वो एक पब्लिक राइट है। राइट टू प्रिवेसी एक प्राइवेट राइट है। इट शुड बी नोटेड दैट द टोर्ट कैन नॉट बी कमिटेड बोथ बाय एन एक्ट एंड ओमिशन। जो टोर्ट है वो एक एक्ट भी हो सकता है, एक ओमिशन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे एक्ट की सीरीज भी हो सकती है। अ पर्सन शुड नॉट डू एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि मतलब एक पर्सन ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जो कि लॉ के थ्रू मना किया गया हो, तो वो लॉ रॉन्गफुल एक्ट में आ जाएगा। अब लीगल डैमेज क्या है, कि भाई जो दो एसेंशियल एलिमेंट हैं टोर्ट के, एक रॉन्गफुल एक्ट और दूसरा लीगल डैमेज। द सेकेंड इंडिग्रियंट ऑफ लाइबिलिटी टोर्ट इज अ डैमेज और हार्म। जो टोर्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट है लीगल डैमेज, वो क्या है, एक हार्म है, एक डैमेज है जिसकी वजह से एक टोर्ट क्रिएट होता है। बट नॉट एवरी डैमेज, कि मतलब हर तरीके का डैमेज भी टोर्ट नहीं है। ओनली दैट विच इज़ अ डैमेज इन आई ऑफ लॉ, कि मतलब लॉ की नज़रों से, कानून की नज़रों से जो चीज़ गलत है, मैंने पहले ही बताया कि मोरल रोप में, कि मतलब समाज क्या सोचता है, एक पर्टिकुलर इंसान क्या सोचता है, उसकी भावनाएं क्या सोचती हैं, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। जो कानून की नज़रों में गलत है और जो भी राइट हैं वो ही टोर्ट में आएंगे। लीगल डैमेज इज़ नीदर आइडेंटिकल विद एक्चुअल डैमेज नॉट नेसेसरीली पिक्यूनरी, मतलब नहीं माना, ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो डैमेज है वो ज़रूरी है कि वो पिक्यूनरी हो, पैसे से ही संबंधित हो। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगल डैमेजेस, कि अगर लीगल डैमेजेस की बात करें तो इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि हमें पढ़ने ही चाहिए। अगर ये इनमें से एक पार्ट भी नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं लीगल डैमेज नहीं माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी इन्फ्रिजनमेंट ऑफ लीगल राइट। जो किसी के लीगल राइट को हार्म पहुंचाएगा वही कहीं ना कहीं लीगल डैमेज है। अगर वहाँ पे किसी अनदर पार्टी के लीगल राइट नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं लीगल डैमेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लॉ के थ्रू, कानून की नज़रों में गलत है ही नहीं, क्योंकि सामने वाली पर्सन के वहाँ पे लीगल राइट नहीं बनते थे। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ भी ऐसा काम करता हूँ जो कि मुझे पसंद है और उससे सामने वाली पार्टी जेलस होती है, तो उसके कोई लीगल राइट नहीं बनेंगे और ना ही उसे कोई डैमेज होगा, तो वो कानून की नज़रों में लीगल डैमेज नहीं है। सच इन्फ्रिजनमेंट ऑफ अ लीगल राइट मस्ट हैव डैमेज इन द आई ऑफ लॉ, कि कानून की नज़रों में वो लीगल डैमेज वही होगा जो कि लीगल राइट को, किसी अनदर पार्टी के लीगल राइट को हार्म करता है। प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज सफर्ड इन केस द राइट कंट्रोवेंस इन इज नॉट एब्सोल्यूट बट ओनली क्वालिफाइड डैमेज, मतलब वो जो डैमेज है वो क्वालिफाइड डैमेज ही होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो टोर्ट के एसेंशियल है और टोर्ट से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट के बीच में, क्राइम और टोर्ट के बीच में, उसका डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।